नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया सीडीपी का लेक्चर लेके आपके सामने आ गए हैं। दोस्तों, सीडीपी का क्या पढ़ाना है उससे पहले आज 2 मिनट बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप लोग तैयारी करने में जुट गए होंगे। यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन दिख भी जाएगा। तो मेरे जितने भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं। देखिए, जब आप ऑनलाइन तैयारी करने में जुटते हैं, मैं जानता हूं बहुत से लोग कहीं वर्किंग भी हो सकते हैं, कहीं अपनी दिनचर्या में थोड़ा थोड़ा समय निकाल के आप ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे। तो उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है, देखिए दोस्तों, आप जब पढ़ रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, वरना पढ़ाने वाला तो सब कुछ पढ़ा सकता है, इतना कंटेंट दे देगा कि किताब बराबर ही कंटेंट आपके पास आ जाएगा, तो वो तो किताब बराबर ही हो गया। लेकिन इसमें शिक्षक का एक्सपीरियंस क्या रह गया? तो मैं आपको आज एक बात बताता हूं, अगर अच्छा शिक्षक होगा तो वो अपने एक्सपीरियंस से एग्जाम के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि केवीएस, बिहार टेट, यूपी टेट, सी टेट और दुनिया भर के सारे टेट मिला के एक क्लास डाल दे जिसमें यूपी टेट से केवल 25% आना है, तो दोस्तों आपने 75% एक्स्ट्रा पढ़ा। वो 75% हो सकता है आपके बाकी एग्जाम में काम आए, लेकिन एग्जाम स्पेसिफिक होके चलिए। जब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है तो पर्टिकुलर यूपी टेट की वीडियो देखेंगे तो समय भी बचेगा और नंबर भी अच्छे आएंगे। जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा तो सुपर टेट वाली वीडियो देखेगा, नंबर भी अच्छे आएंगे, सिलेक्शन भी होगा। तो देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं, बिल्कुल वही वीडियो लेके आएंगे जो आपके पर्टिकुलर एग्जाम की होगी। यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, बिल्कुल ऐसा कंटेंट लेके आया हूं जो केवल आपके यूपी टेट में ही काम आएगा। 50 पेज का कोई कंटेंट नहीं है, बहुत छोटा कंटेंट है। यूपी टेट में इससे बाहर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ये मैं गारंटी लेता हूं, आप ये सारा कंटेंट आराम से पढ़ लेंगे, ज़्यादा रटने का भी नहीं है। आप हमारी क्लास देखिए, बहुत इंटरेक्टिव क्लास लेंगे, आपको एग्जाम्पल से ही सिखा देंगे, तो रटने का तो हमारा कोई मतलब रहता ही नहीं है और आप 27, 28, 29, 30 कुछ भी पा सकते हैं। तो ये हमारा आपको आश्वासन रहेगा। दोस्तों, अब जल्दी से अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज बहुत 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, देखते हैं, अगर पूरे हो जाते हैं तो एक ही क्लास में कर दूंगा, नहीं तो इसकी 2 सेपरेट क्लास बना दूंगा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, एक तो लेव वाइगोस्की की थ्योरी लेके आया हूँ मैं, सोशियो कल्चरल थ्योरी। उसमें लेव वाइगोस्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है बच्चों के लिए। दूसरा जीन पियाजे थे, इन्होंने भी कॉग्निटिव थ्योरी दी, इन्होंने भी बहुत अच्छा रिसर्च किया है बच्चों के ऊपर। तो देखिए जी, जितनी भी थ्योरी हैं दोस्तों, ये सारी बच्चों के ऊपर है। मैं देखता हूँ कोई पढ़ाने वाले हैं वो बड़ों का एग्जाम्पल दे देते हैं, नहीं, आप शिक्षक बनने वाले हैं, बच्चों की साइकोलॉजी जानिए, आपके आगे काम आएगी। हम जितने भी एग्जाम्पल देंगे आपको बच्चों से रिलेटेड देंगे, उस एज से रिलेटेड देंगे जो एज को आप पढ़ाने जाने वाले हैं। जब आप प्राइमरी में जाएंगे तो आप जो एज टैकल करेंगे वो करेंगे 5 से लेकर 10-12 साल के बच्चे, तो वही एग्जाम्पल आपके सामने आने चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले लेव वाइगोस्की के बारे में जानते हैं। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो थ्योरी दी वो दी सोशियो कल्चरल थ्योरी, यानी सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी। अब देखिए, 2 वर्ड पकड़ लीजिए इनके, ये 2 वर्ड आपको 1 नंबर दिला देंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक। यानी उन्होंने ये बोला कि जो भी बच्चा है वो समाज में, संस्कृति में रह के उसके साथ इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट का मतलब उसके साथ बात करता है, व्यवहार करता है और उसी चीज में सीखता है। तो दोस्तों, किसी चीज को सीखने के लिए, किसी में इंटरेक्ट करने के लिए टूल की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा वह टूल उस बच्चे के लिए है भाषा। तो तीसरी चीज जो आ जाती है, पहला शब्द तो लिख लीजिए दोस्तों, इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब है यह बच्चा आपस इनके बीच में व्यवहार करेगा, इनसे सीखेगा। फिर जो इसका लिए मेन टूल आ जाता है दोस्तों, वो टूल है भाषा। तो सबसे जरूरी चीज लेव वाइगोस्की ने क्या बोला कि बच्चे को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी मातृभाषा है हिंदी, तो जब मेरा समाज है वो हिंदी बोल रहा होगा तो बच्चा उस हिंदी वाले समाज में, सोसाइटी में सीख रहा होगा, अपना कल्चर सीख रहा होगा। तो भाषा का ज्ञान बच्चे को धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज इनका मानना है दोस्तों, सहयोगात्मक अधिगम। ये भी एक नोट कर लीजिए, सोशल, कल्चरल, भाषा और सहयोगात्मक। इनका कहना यह है, सहयोगात्मक का मतलब हो गया, यदि बच्चा किसी के सहयोग द्वारा सीखेगा तो ज्यादा सीखेगा। आप देखिए, समझिए, यदि बच्चा किसी के सहयोग से सीखेगा, अब किसके सहयोग से? वो सहयोग बड़े का भी हो सकता है, यानी पेरेंट्स का, दादा दादी का। वो सहयोग टीचर का भी हो सकता है, एक अच्छे शिक्षक का। वो सहयोग उसके बड़े भाई बहन का भी हो सकता है,
और वो सहयोग उसके दोस्त का भी हो सकता है, यानी पीयर ग्रुप का। तो इनमें से कोई भी सहयोग उसको मिल सकता है, इसलिए इसका नाम है सहयोगात्मक अधिगम। आगे देखेंगे किस प्रकार से सहयोग मिलता है। अब देखिए दोस्तों, दो शब्द और आए, एक्चुअल डेवलपमेंट यानी वास्तविक विकास। वास्तविक विकास ये है जो बच्चे का होना है, बिना किसी सहयोग के होना है। जब बच्चा अपने सोसाइटी में इंटरेक्ट कर रहा है, अपने कल्चर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो उसका विकास होना है अपने आप, वो ये है, ये अपने आप होना है दोस्तों, अपने आप, बिना किसी सहयोग के, अपने आप बिना किसी सहयोग के। तो दोस्तों ये बिना किसी सहयोग के होना है, ये वाला वास्तविक। अब मान लीजिए आप उसके टीचर हैं, आपने उसका थोड़ा बहुत सहयोग कर दिया, तो उसका जायज सी बात है, उसका विकास बढ़ेगा, वरना आपका रोल तो कुछ है ही नहीं। जब आप उसके ऊपर वर्क करेंगे तो उसका विकास बढ़ना है। उसने बोला है जब कोई बड़ा किसी पे सहयोग करता है तो उसका जो विकास होता है वो होता है संभाव्य विकास। अब सिंपल सी बात है, वास्तविक विकास और संभाव्य विकास में आपको पता चल गया होगा कौन सा ज्यादा है, संभाव्य विकास ज्यादा है। इसको एक बहुत सुंदर से डायग्राम और बहुत सुंदर से एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूल पाओगे। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो डायग्राम है इसमें एक छोटा गोला है, उसके ऊपर एक बड़ा गोला है और एक व्हाइट वाला सबसे बड़ा गोला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटा गोला है क्या। ये विकास का दायरा है, आप इस समझ लिए विकास का एरिया, डेवलपमेंट का एरिया, ठीक है। अब यदि बच्चा कोई कार्य खुद कर रहा है, यहां पर जो भी बच्चा होगा वह अपना कार्य खुद कर रहा होगा और खुद करके उसका विकास इतना होगा, ठीक है, बिना दोस्तों, बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहायता के, ठीक है, बिना किसी सहायता के ये वाला डेवलपमेंट उसका हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब मान लीजिए उसने सहायता प्राप्त करी, सहायता प्राप्त करी, सहायता ली, किससे ले सकता है दोस्तों सहायता, आप उनके नाम जरा गिनवा दीजिए, ठीक है। वो ले सकता है माता पिता यानी पेरेंट से, मैं लिख देता हूं पेरेंट से, टीचर से, टीचर से, पीयर ग्रुप से, पीयर ग्रुप का मतलब अपने दोस्तों से, साथी सहपाठियों से, ठीक है, और अपने ब्रदर सिस्टर से, इनसे वो ले सकता है सहयोग। तो दोस्तों ये मैं इसलिए लिख रहा हूं तो ताकि आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, इनसे सहयोग लिया। तो जब दोस्तों उन्होंने इससे सहयोग लिया तो उसका डेवलपमेंट का क्षेत्र बढ़ गया, वो ज्यादा सीखने लगा। तो देखिए इससे तो बड़ा गोला बनेगा, इससे बड़ा गोला बनेगा, यानी अब की बार जो उसका डेवलपमेंट का गोला बना वो ये वाला बना। सीधी सी बात है, पहले 10 रुपए सीख रहा था, 20 रुपए सीख गया। रुपए का मतलब, क्योंकि रुपए की बातें जल्दी समझ में आती हैं इसलिए रुपए का एग्जाम्पल दे रहा हूं, वरना रुपए में डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। तो देखिए जब वो पहले इतना गोला सीख रहा था, अब थोड़ा सा ज्यादा उसने गोला बढ़ा दिया, तो ये उसका नया डेवलपमेंट का सहायता प्राप्त होने के बाद। अब इसका अंतर निकालिए दोस्तों, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए तो कितना एरिया आएगा, मैं वो शेड कर देता हूं दोस्तों। ये वाला सारा एरिया, ये वाला एक्स्ट्रा है जो सहायता से प्राप्त हुआ, आपकी एक शिक्षक की, एक पेरेंट्स की, किसी की भी सहायता से जो प्राप्त हुआ एक्स्ट्रा, वो ये गोला है। आपको दिख गया होगा ये पीले वाला भार वाला, ये गोला एक्स्ट्रा है। इसका एक नाम रखा गया, याद रख लीजिए पेपर में आता है, इसका नाम रखा गया समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में एग्जामिनर या पेपर सेट करने वाला आपको कंफ्यूज करता है, वो ये पूछता है कि ये बड़े वाला गोला है या ये अंतर है। तो मैं आपको फिर बता दूं, बड़े वाला गोला है में जो ये अंतर है वो है, यानी जो पीले वाला है अंतर, यानी बिना सहायता के और सहायता प्राप्त के बीच का जो डेवलपमेंट का अंतर है वो आएगा। इसको बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक चीज जो आपने इंपॉर्टेंट सीख ली दोस्तों, उसको लिख लेना, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका एक बहुत सुंदर एग्जांपल लूंगा, अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये सहायता ली, ये भी ध्यान रख लो, नोट कर लो इसको, किस किस के द्वारा सहायता ली, सहायता या सपोर्ट, इसको आप सहायता या सपोर्ट भी बोल सकते हो, लिख लो, नोट कर लो कि सपोर्ट ली। अभी मैं क्योंकि आगे बढ़ने वाला हूं, इस पेज को हटाने वाला हूं, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी
इससे पहले मैं एक चीज और समझा देता हूं। अब देखिए ये व्हाइट वाला गोला जो है, ये व्हाइट वाला जो गोला है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये व्हाइट वाला गोला क्या है? ये वो गोला है जो बच्चा सहायता प्राप्त करने के बाद भी जिसमें कुछ नहीं कर सकता। यह डेवलपमेंट का कोई गोला नहीं है, यह इससे आगे वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? इसका एक बहुत सरल एग्जांपल लेता हूं दोस्तों। मान लो छोटा बच्चा रेस मार रहा है, ठीक है। अब रेस मार रहा है, अच्छी रेस मारता है, छोटा सा बच्चा है, आप चाहते हो कहीं आगे निकल जाए। अब आपने क्या, उसे एक अच्छे कोच के अंडर में डाल दिया, तो बिना किसी सहायता के वो 16-17 सेकंड में 100 मीटर मार ले रहा था रेस आराम से, ठीक है। अब उसने कोच की सहायता ली, वो 13 सेकंड तक पहुंच गया, 12 सेकंड तक पहुंच गया, तो सहायता से उसका डेवलपमेंट का क्षेत्र बढ़ा। लेकिन क्या वो उसैन बोल्ट से भी तेज भाग लेगा, यानी बिल्कुल 7 सेकंड 6 सेकंड में? नहीं भाग सकता, क्योंकि उसके शरीर की एक लिमिट है। तो दोस्तों ये जो सफेद गोला है ना, ये अचीव नहीं हो सकता, क्योंकि शारीरिक एक लिमिट है। हम इससे बाहर चाहे कितनी भी सहायता ले लो, मैं फॉरेन कोच भेज दूं, फॉरेन टीचर भेज दूं, आप में से कोई बहुत बेस्ट टीचर ढूंढ के उसको सहायता देने लगूं, तब भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक लिमिट आ जाती है, बायोलॉजिकल लिमिट आ जाती है, मानसिक लिमिट आ जाती है, जिसके ऊपर ह्यूमन शरीर, बच्चे का शरीर नहीं जा पाता। तो यहां कहने का मतलब है, ये वाले क्षेत्र में मदद भी काम नहीं आएगी, सहायता भी काम नहीं आएगी। दोस्तों ध्यान रखना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो मैं समझाना चाह रहा था अब मैं आपको वो समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था। छोटा बच्चा साइकिल, ठीक है, चलाना सीख रहा है। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, अधिकतर किताबों में यही होता है। ये बेस्ट है इसलिए लिया है मैंने भी, क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाता है बच्चे को, सभी लोगों को। तो देखिए, जब वो साइकिल चलाना सीख रहा है तो 2 तरह से सीख रहा है। मैं दोनों तरह से लिखता हूं, बिना सपोर्ट के, ठीक है, बिना सपोर्ट के, ठीक है दोस्तों। और सपोर्ट के साथ, सपोर्ट का मतलब हो गया पेरेंट्स की गाइडेंस में, या तो उसके पिताजी उसको चलाना सिखा रहे हैं। अब सपोर्ट में आप याद कीजिए किस किस की सपोर्ट हो सकती है? उसका बड़ा भाई, टीचर, भाई मान लो साइकिल के अलावा कोई काम करेगा तो टीचर भी सिखा सकता है। तो वो सारी सपोर्ट के केस आ गए जो मैंने लिखे थे, पेरेंट्स, टीचर, ठीक है, वो आप समझ गए होंगे। यहां पर बिना सपोर्ट के है, तो बिना सपोर्ट के जो उसका डेवलपमेंट हुआ, मान लो इतना हुआ जो मैंने गोला बनाया था। दोस्तों समझ में आ गई? मान लो उसका डेवलपमेंट हुआ, ये इतना एरिया हुआ। अब मान लीजिए पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ, तो सबसे पहले ये जो सपोर्ट होती है, सपोर्ट दोस्तों, इसको बोलते हैं पाड़। याद रखना, पाड़ क्या होता है? आपने देखा होगा जब कभी कोई पुताई का काम होता है या कोई चिनाई का काम होता है, तो मिस्त्री सबसे पहले आके सेटरिंग वगैरह लगाता है। हाँ जी, ऊपर हाइट पे चढ़ना है तो मुझे पाड़ लगानी है। पाड़ का मतलब होता है सपोर्ट। वो मिस्त्री के काम करने में आसानी कर देती है सपोर्ट, वरना लटकता पे, रस्सियों पे लटकता तब करता मुश्किल हो जाती। ऐसी बच्चे के साथ जो ये पाड़ होती है, ये सपोर्ट का काम करती है, उसके डेवलपमेंट को आसान कर देती है बहुत। तो आप समझ रहे होंगे उसके डेवलपमेंट को, तो इसको पार्ट बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में, स्कैफोल्डिंग, ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। एक सवाल यहां से भी पूछ सकता है, बड़ों द्वारा दी जाने वाली मदद को क्या बोलते हैं? हिंदी में पाड़ लगाया ना, इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग लगाया ना, को लाइव आएगा उसकी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं बड़े कौन है। ये जो बड़े जो मैंने नाम लिए थे, इनको भी एक टर्म दी गई है, MKO नाम दिया गया है इन बड़ों को, पेरेंट्स को, टीचर को MKO बोला गया है। MKO का मतलब हो गया मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब आपसे ज्यादा होशियार, यानी उस बच्चे से ज्यादा होशियार, ठीक है। उस बच्चे से ज्यादा होशियार कौन है? पेरेंट्स, जो उसके गाइड करने वाले हैं, वो, उनको नाम दिया गया है MKO। तो दोस्तों अब उसका दायरा बढ़ जाएगा, अब उसका वही हो जाएगा। इस एक्स्ट्रा वाले रीजन को बोला गया जेड, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र।
ये टोटल दोस्तों, इसमें से एक सवाल कंफर्म दिख जाना है आपको एग्जाम में, इतना ही आता है, पढ़ा कुछ भी लो, एक सवाल जरूर दिख जाएगा इसमें से। तो आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने आपको बताया, इसमें मैंने जो मैं हाईलाइट मेन है मैं बता देता हूं, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, और जेडपीडी, ये मेन चीजें हैं जो मुझे बतानी थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं, जो हमने बात करी थी कि इंटरेक्ट करता है भाषा के साथ, तो सपोर्ट की काम तो अलग हो गया। अब वाइगोस्की के अकॉर्डिंग बच्चा भाषा, कल्चर कैसे सीखता है, यानी कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो लाइव वाइगोस्की ने बताया। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं पहले छोटे बच्चे का, पहले एग्जाम्पल लेता हूं मैं छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं जो 3 साल के आसपास है। आसपास मैं इसलिए बोलता हूं दोस्तों क्योंकि देखिए बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट अलग अलग एज देते हैं, और आपको भी पता है ऐसा कोई कह के नहीं चला गया कि 3 साल में बच्चा स्टेज पे पहुंचेगा, नहीं। किसी बच्चे का विकास का दर ज्यादा होगा 2.5 साल में पहुंच जाएगा, किसी का लेट होगा तो 3.5 साल में पहुंचेगा। इसलिए मैं अनुमानित वो बताता हूं, हमेशा एग्जैक्ट वहां बताता हूं जो एग्जाम में एग्जैक्ट लिखी आनी है, जैसे IQ की वैल्यूज, ठीक है, ये सब मैं एग्जैक्ट बताऊंगा। तो अनुमानित छोटे बच्चा मतलब 3 ईयर तक। तो 3 ईयर तक जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है, तो अब आप सोचो, मन में सोचो कोई चीज, आप खुद सोच के देखो कि अरे गुरुजी कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं पढ़ा रहे, ये मन में सोच के देखो, तो आपको एक भाषा की जरूरत पड़ेगी सोचने के लिए। अब छोटे बच्चे की बात सोचो, जिसने भाषा अभी सीखनी शुरू करी है, वो बेचारा कैसे सोचता होगा, ठीक है। तो वाइगोस्की ने यही बोला कि शुरुआत में जो होता है भाषा और चिंतन यानी थिंकिंग, जो बच्चा मन में सोच रहा है वो थिंकिंग, और जो उसकी भाषा डेवलप हो रही है, ये दोनों चीजें अलग अलग चलती हैं बच्चे के माइंड में, इनका डेवलपमेंट अलग अलग होता है। तो वाइगोस्की का मानना था कि भाषा व चिंतन दोनों का विकास अलग अलग होता है, ठीक है। जब बच्चा 3 साल तक का है तो यह विकास अलग अलग हो रहा है, यानी बच्चों को सोचने के लिए शायद सिंबल्स की जरूरत पड़े। जैसे आप मान लीजिए खिलौने बिखेर दो छोटे छोटे, और बच्चे को बेटा बनाना उठा दे, तुरंत उठा के दे देगा, क्योंकि वो आकृति जो है बनाना की और आपके द्वारा निकला हुआ शब्द, तो उसने कहीं थिंकिंग को उस पिक्चर से डिनोट करा, बनाना वाली से, तो बनाना उठा के दे देना है। ऐसे ही आप बुलाते हो बेटा इधर आ जा, उधर चला जा, तो शायद वो उस भाषा को ना समझ के उस लैंग्वेज को, साइन लैंग्वेज को समझता हो। तो इस तरह से दोनों अलग अलग डेवलपमेंट की तरफ चल रही होती हैं। लेकिन 3 वर्ष बाद जैसे बच्चे की भाषा पे कमांड बढ़ती है, फिर वो अपनी उसमें सोचने लग जाता है भाषा में, जो उसकी मदर टंग होती है, हिंदी हिंदी, इंग्लिश इंग्लिश, और कोई लैंग्वेज तो वो। तो देखिए उसके बाद वो कहता है बाद में कार्य करने के लिए दोनों मिल जाते हैं, लिख दीजिए आप, मिल सकते नहीं, मिल जाते हैं, ठीक है ना, मिल जाते हैं, ठीक है। परंतु बिना भाषा के चिंतन नहीं किया जा सकता। जब बच्चा बड़ा हो गया, लैंग्वेज सीख गया, अब वो उसी लैंग्वेज में चिंतन करेगा जो उसने सीखी है। मुझे रशियन में चिंतन करके दिखा दो अगर आपको नहीं आती तो, जब आती ही नहीं तो चिंतन कहां से करोगे। सोच के दिखा दो कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, इसे रशियन में सोचो, नहीं सोच पाओगे क्योंकि भाषा ही नहीं आती। तो चिंतन के लिए भाषा अति आवश्यक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब भाषा की बात हो रही है तो उसकी स्टेज जरूर जाननी चाहिए हमें, कि बच्चे से लेकर जो हमारी एज है, जिस एज तक हमें बच्चों को पढ़ाना है, उस एज तक किस प्रकार से भाषा का डेवलपमेंट वाइगोस्की ने बताया कि होता है। तो देखिए इन्होंने ही भाषा की अवस्था बताई है, ये भाषा की अवस्थाएं निम्नवत बताई हैं। सुनिए, सबसे पहले सहज अवस्था, इसको नेटिव स्टेज भी बोलते हैं और इसको सोशल भी बोलते हैं। सोशल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल से बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या है, इस अवस्था में बालक कोई भी शब्द धीरे धीरे आराम से आसानी से सीख लेता है। इसमें ज्यादातर बच्चा सिंबल्स का इस्तेमाल करता है, सिंबल्स का इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चा बोलता रहता है कुछ से कुछ, बाबा मामा, ठीक है, 1 2, आता भी नहीं तो भी कुछ भी बोल देगा। तो वो कुछ भी बोलता रहता है, वो सोशली बात कर रहा है। सोशल का मतलब सामाजिक रूप से वो बात कर रहा है, तो इसको आप सोशल स्पीच भी बोल सकते हो। सोशल स्पीच का मतलब जैसे हम स्पीच देते हैं, समाज में दी गई स्पीच। तो बच्चा भाषा सीखने के लिए सोशली बोल रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी चिंतन नहीं करता, सोच चिंता की टेंशन नहीं, क्योंकि थिंकिंग आएगी कहां से अभी, चिंतन क्यों कर, ठीक है ना, कोई नहीं चिंता करेगी क्यों कर रहा है, कि वो यह काम क्यों कर रहा है, उसे बड़बड़ाने से मतलब है बस, कि बड़बड़ाओ बाबा मामा,
केला, आम, कुछ भी बोलता है। इस अवस्था में अधिगम कराने के लिए चित्र का प्रयोग किया जाता है, तो चित्रों द्वारा सिखाते हैं। तभी तो आपने देखा छोटे बच्चों की किताबों में चित्र ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज पे कमांड कम होती है, चित्रों द्वारा ही सिखा सकते हैं। तो किताबें बहुत बढ़िया बना रखी हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी की किताबें देखोगे तो चित्र ज़्यादा छोटे बच्चों की भी मिलेंगे। तो उन्हें पता है, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें पता है कि किस तरह से किताबें बनानी है। और हमारी बड़ी बड़ी किताबों में एक भी चित्र नहीं होता, बहुत ही कम चित्र होते हैं जहां समझाना हो, बस इतना ही। अहम केंद्रित अवस्था, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब समझिए अपने आप से, अपनी ईगो, अपने आप से बात करना। तो इसको दोस्तों प्राइवेट स्पीच भी बोला गया है। क्या बोला गया है? प्राइवेट स्पीच। अब देखिए प्राइवेट स्पीच को समझिए। मान लो कमरे में बच्चा अकेला खेल रहा है, ठीक है। अब बच्चा अपने खिलौनों से खेल रहा है, रेलगाड़ी से खेल रहा है, रंगों से खेल रहा है। अब बच्चा कह रहा है काश ये रेलगाड़ी उड़ जाती तो मजा आ जाता। ये उसने बोला कि ये रेलगाड़ी हवाई जहाज बन जाती। तो मन मन में बड़बड़ाएगा, यानी अगर आप कान लगा के सुनोगे तो आवाज आएगी कि काश ये रेलगाड़ी उड़ जाती तो मजा आ जाता, लेकिन वो बात अपने आप से ही कर रहा है। तो अहम केंद्रित अवस्था, ईगोसेंट्रिक स्टेज है उसकी। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट में खुद से बात करना, लेकिन तेज बोल के। इतना तेज नहीं कि पड़ोसी को सुन जाए, इतना तेज कि आप अगर कान लगा के सुनो तो आवाज आ जाए, ठीक है। तो इस अवस्था में, अब ये अवस्था 3 साल के बाद आती है, क्योंकि लैंग्वेज पे कमांड तो जब ही आएगी, 3 साल तक तो यही वाली रहेगी। 3 साल के बाद उसके पास ये वाली अवस्था आ जाती है, 3 अहम केंद्रित। इस अवस्था में वह अपने आप को महत्वपूर्ण समझता है और अपनी बातों को दोहराता रहता है। तो ये रेलगाड़ी वाले याद रखना, सब समझ में आ जाएगा आपको, कमरे में सुन लेना कान लगा के, ठीक है। अब आया आंतरिक भाषण, इनर स्पीच, ठीक है। इसको पर्सनल स्पीच भी बोलते हैं। अब लड़का हो गया घुन्ना, सही बताऊं तो। अब वो मन ही मन में बात कर रहा है, तुम्हें नहीं सुनाई देगा, अरे मम्मी ने तो आज पीट दिया। तो ये बात वो मन में बोल रहा है, ठीक है, चाहे कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन आपको अब सुनाई नहीं देगा, अब उसके होठ भी नहीं हिलेंगे, ना वो बात बाहर निकलेगी। ऐसा तो बच्चा 7 साल के बाद ही होता है कि भाई इतना तेज हो गया। आत्मनियमन के लिए भाषा का उपयोग किया जाता है, आत्मनियमन के लिए, अपने आप से बात करने के लिए। बालक मन मन में पढ़ने लगता है तथा सोचने लगता है। तो जब थिंकिंग कब आएगी? जब भाषा ठीक से आ गई, तो थिंकिंग भी अच्छी आ गई। लेव वाइगोस्की ने यही बोला, सिंपल सा रूल था लेव वाइगोस्की, आपको पूरा समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। अब देखिए उसके हिसाब से वाइगोस्की ने निम्न अवस्थाएं बताई। ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने लिख दी, कभी पेपर टफ आ जाता है तो थोड़ा सा ये आ जाता है, ठीक है। वाइगोस्की ने, क्योंकि हमने जब लैंग्वेज पढ़ी है तो चिंतन भी पढ़ लो, क्योंकि वही 5-6 चीज तो हैं, सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, थिंकिंग, तो सारी पढ़ा देनी चाहिए बस ये वर्ड्स। अब देखिए क्या है, पहला आता है जब छोटा बच्चा है 2-3 साल का, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल सुन लो उससे ही हो जाएगा। 2-3 साल का बच्चा है, आपने क्या करा, प्लास्टिक के खिलौने अलग डाल दिए और खराब सी चीज अलग डाल दी, कुछ ऐसे ही। तो बच्चा क्या करेगा, अपने खिलौनों को सेपरेट कर सकता है, यानी बच्चे में इतनी बुद्धि आ गई कि वो क्लासिफिकेशन कर सकता है और अलग अलग कर सकता है, यानी चीजें पहचान सकता है और उन्हें अलग कर सकता है। तो देखिए क्या हो गया, एक जैसी वस्तुओं को इकट्ठा करता है और अन्य भिन्नता स्थापित करने का ज्ञान प्राप्त करता है। तो उसे इतना ज्ञान हो गया, ये अलग है, ये अलग है, ये मेरी नहीं है, ये मम्मी की है, इसको अलग कर दो, ये मेरी है, ये अलग कर दो। तो इतना तो बच्चे में ज्ञान आ गया है। भाषा का विकास अभी इतना अच्छा नहीं हुआ है, तब भी इतना चिंतन उसने कर लिया। तो ये चिंतन की अवस्था में 3 साल तक बच्चा ऐसा ही चिंतन करेगा, बस अलग अलग चीज कर सकता है। अब आप उससे नहीं कह सकते 2 का पहाड़ा सुना, वो वाले चिंतन नहीं हुआ उसका भी कि मन में सोच के 2 का पहाड़ा सुना दे। चलिए अगला आता है, मान लो 3 साल से प्लस हो गया, 7 साल तक पहुंच रहा है, सृजनात्मक रूप से चिंतन, क्रिएटिविटी। तो सिंपल सी बात है, अब बच्चा थोड़ा क्रिएटिव हो गया है, नए नए विचार कर सकता है, नई नई ड्राइंग्स बना सकता है, और थिंकिंग भी उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी कि मन में बात कर ले, इतनी नहीं बढ़ेगी कि वो भी मन में बात कर ले। चलिए दोस्तों, उसके बाद आता है कंसेप्चुअल थिंकिंग, वही 7 साल से ऊपर पे ये आएगी, और इसमें जो है बच्चा बड़े आराम से बात कर लेता है मन में, क्योंकि पूरी लैंग्वेज डेवलप हो चुकी होती है। यही मैंने इस पे लिखा है यहाँ पर। तो ज्यादा आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, बस एग्जाम्पल से समझते हुए चलिए तो बड़े आराम से काम हो जाएगा। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेव वाइगोस्की सोशल कल्चर थ्योरी। अब लेव वाइगोस्की ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। उसने खेल कूद को बहुत अच्छा माना। एक पॉइंट बता देता हूं, वो ये कहता है कि खेल कूद से सारे विकास हो जाते हैं।
ठीक है, सामाजिक भी, कल्चरल भी, क्योंकि खेल कूद से क्या है, एक तो टीम भावना बनती है, तो सामाजिक तो ऐसे ही हो जाता है, 11 लोग मिलेंगे, मान लो आप ऐसे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो तो 11 लोगों का सोसाइटी बन जाती है, सोशल वो हो गया, कल्चरल भी हो जाता है, इमोशनल भी, क्योंकि इमोशंस जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और संज्ञानात्मक कॉग्निटिव भी, कोई खेल खेलोगे तो दिमाग चलेगा, इसे कैसे आउट करना है, इसे कैसे जीतना है, तो ये सारे दिमाग चलने लग जाते हैं और उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होता है। यह बात वाइगोस्की ने मानी। दूसरा, वाइगोस्की ने यह माना कि बच्चा एडजस्टमेंट करके सीखता है सोसाइटी में। यह पियाजे ने भी माना कि एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, अगर एडजस्टमेंट नहीं होगा तो बच्चा जल्दी से सीख नहीं पाएगा। तो वाइगोस्की का अधिगम सिद्धांत में समाज संस्कृति को महत्व देता है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद इन्होंने समायोजन यानी एडजस्टमेंट को भी महत्वपूर्ण माना है। तो दोस्तों 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा, आंतरिक संभाषण को निजी संभाषण या पर्सनल स्पीच भी कहा जाता है, यानी जो आंतरिक स्पीच है उसे निजी भाषण, निज वाक भी बोलते हैं। निज वाक, अपने आप से किया गया वाक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विभिन्न अंत्यक्रियाओं के दौरान वयस्क एक तरह से पाड़ स्कैफोल्डिंग प्रदान करते हैं, पाड़ सहयोग प्रदान करते हैं, यह मैं आपको लिखवा चुका हूं। तो दोस्तों यहां पर हमारा लेव वाइगोस्की बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो गया है। अब हम पियाजे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप, उम्मीद करता हूं ये लेव वाइगोस्की आपको ऐसे अच्छे तरह से याद हो गया। आप बस अपने नोट्स को एक बार दोहरा लीजिएगा जो आपने मेरी वीडियो देखते हुए बनाए हैं, और नहीं बनाए तो अच्छे से इसके थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट्स पॉइंट बना लीजिए और उसको लास्ट में रिवाइज करके चले जाओ, ये ही रहेगा। जब मैं आपको बताता हूं, जब कभी मैंने तैयारी करी थी तो मैंने भी ऐसे करता, 20-22 पेज के पहले नोट्स बने, फिर वो 10 पेज तक रह गए रिवाइज होते होते, फिर वो 5 पेज तक रह गए, और लास्ट टाइम पे वो 2 पेज तक रिड्यूस होके आ गए थे। यही आपने करना है, पहले थोड़े ज्यादा नोट्स बनाओ, उन्हें याद करते करते कम करते चले जाओ, कम करते चले जाओ, और एंड में ऐसा कर दो कि बस शब्द लिखो और वो याद आ जाए कि क्या लिखना है। तो यही होता है दोस्तों तैयारी का सबसे बढ़िया काम, ठीक है। क्रिटिसिज्म झेले वो और देख लेते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म मैं बाद में लेने वाला था, अभी ले लेते हैं। देखिए क्रिटिसिज्म क्या झेले, उसने मैच्योरिटी को जरा से भी परवाह नहीं दी, यानी उसने कहा जो बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, वाइगोस्की ने कहा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब मान लीजिए बच्चा बड़ा हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसकी मैच्योरिटी भी तो बढ़ रही है, बायोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, इसके हिसाब से वो कोई दिक्कत नहीं है, इनने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है दोस्तों। दूसरा, इसने किस पे ध्यान नहीं दिया, पर्याप्त रूप से वर्णन नहीं किया करता है कि कैसे सामाजिक भावनात्मक क्षमताओं में परिवर्तन संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है। कैसे का कोई जिक्र नहीं है, देता है का जिक्र है बस। कैसे का कोई नहीं है कि भाई ऐसा का थ्योरी लिख दो साइंटिफिक कि कैसे देता है, तो वो नहीं बता पाया ये ढंग से, लेकिन इसने कहा देता है। ऐसे तो थ्योरी आप भी लिख दो, एक थ्योरी लिख दो, हाँ भाई बच्चा जो है ऐसे बिगड़ता है, अब आपसे पूछा जाए क्यों बिगड़ता है, वो नहीं पता मुझे, बिगड़ता है बस। तो इन्होंने यही करा, इसलिए क्रिटिसिज्म का मतलब ही क्या होता है कि आपने थोड़ा सा झेला इस चीज के बारे में, लोगों ने गलत बोला। और देखो क्रिटिसिज्म सबका होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक को कोई पसंद नहीं करता, कुछ लोग कर लें बहुत बड़ी बात होती है, तो हर थ्योरी को भी कोई पसंद नहीं करता। वाइगोस्की ने सोच में भाषा की भूमिका पर अधिक बल दिया है, ये तो है। उसने थिंकिंग में सारी चीज ही भाषा मानी कि बस बच्चा मन में सोच रहा है, बस वो सीख रहा है, सोच रहा है सीख रहा है, सोच रहा है सीख रहा है, ये बात आप याद रखिएगा, आपको वाइगोस्की याद रहेगा। तो दोस्तों वाइगोस्की हमारा, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, थोड़ा सा समय लगने वाला है इसमें, 35-40 मिनट तो लगभग लग ही जाएंगे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जीन पियाजे जो था वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था, वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जब ये एल्फ्रेड बीने के प्रयोगशाला में बुद्धि परीक्षणों पर साथ में कार्य करते, तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी ये तो दूसरी जगह काम करते करते दूसरी थ्योरी दे दी, इतने होशियार लोग थे। यानी एल्फ्रेड बीने के यहाँ इंटेलिजेंस थ्योरी पे काम कर रहे थे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी भी दे डाली। तो बड़े लोग थे, बड़ी इनकी बातें हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखना, फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ पर भाषा पे तवज्जो दी गई थी,
यहां पर जो दी जाएगी फिजिकल डेवलपमेंट में एक एक स्टेज, एक एक एज बढ़ते हुए का डेवलपमेंट दिया है जीन पियाजे ने, ध्यान रखिएगा इस बात का। और एग्जाम्पल के साथ बहुत बढ़िया सर बताऊंगा आपको, मजा आ जाएगा। ओरिजिनली पियाजे वाज ए जूलॉजिस्ट, ठीक है, मूल रूप से वो जीव वैज्ञानिक थे, जीवों पे खोज किया करते थे, जीव वैज्ञानिक थे। चलिए इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने कहा कि मैच्योरिटी मेन है, इसमें मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस का इंटरेक्शन होता है। वाइगोस्की ने क्या बोला था? सोशल और कल्चरल का इंटरेक्शन होकर बच्चा सीखता है। इन्होंने क्या बोला? एक्सपीरियंस के साथ मैच्योरिटी का इंटरेक्शन होता है, तब डेवलपमेंट होता है। तो अंतर तो आपको यहीं समझ में आने लग गया होगा दोनों का। और अंतर से एक बहुत जरूरी चीज याद आई, वाइगोस्की प्रभावित ही पियाजे से थे, तब भी देख लो अलग थ्योरी दे दी, लेकिन प्रभावित थे, अब थे तो थे। पियाजे ने कहा कि जब बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालकों के परिपक्वता स्तर यानी मैच्योरिटी लेवल पर, और ना ही सिर्फ उसके अनुभव यानी अलग अलग पे डिपेंड नहीं करती, ना तो मैच्योरिटी लेवल पे अकेले रहती और ना ही अकेले किस पे डिपेंड करती है? एक्सपीरियंस पे, जबकि दोनों पे करती है, ये दोनों का इंटरेक्शन पे, याद रखना अकेले पे नहीं करती, पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया इंटरेक्शन द्वारा निर्धारित होती है। अकेले से ना डिपेंड करके किस पे डिपेंड करती है? दोनों पे। दो की शब्द हैं, परिपक्वता और दूसरा है एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको दो शब्द याद रखने पड़ेंगे, इतना तो याद रख लेंगे। चलिए मेन कंसेप्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ठीक है। मेन कंसेप्ट एडेप्टेशन, वाइगोस्की ने भी इंपॉर्टेंट माना था। एडेप्टेशन यानी अनुकूलन, कि भाई ढल जाओ जैसा वातावरण मिल रहा है, इन्होंने भी माना। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर दो शब्द आते हैं, आत्मसातीकरण और समायोजन। इन दो शब्दों को बताने से पहले मैं आपको अपने थोड़े से ब्रेन के बारे में बता देता हूं, बच्चों के ब्रेन के बारे में। तो आपने एक शब्द सुना होगा स्कीमा, स्केमा बोलते हैं इसको। तो ये स्केमा क्या होता है? तो स्केमा क्या है? ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। सेट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ऐसा समझो, बच्चा कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ चीजें लेके पैदा होता है दिमाग में। इसे ऐसे मानो जैसे किराए के लिए घर, छोटे छोटे कमरे खाली पड़े हैं, एक किराएदार आ गया उसमें, तो एक इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा किराएदार, आपकी मर्जी है दूसरे को उसी में रखना है दूसरे में रखना है। अगर उसी में रख लिया, ये मैं अभी आगे समझाऊंगा, या दूसरे में रख दिया, इस बात को याद रखना, आगे बिल्कुल लिंक्ड हो जाएगी आपके। तो सबसे पहले आप ये वर्ड याद रखिए, स्केमा। जो तो हमारे स्केमा होते हैं दोस्तों, ये मानसिक संरचना है। मानसिक संरचना, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रेन, मानसिक संरचना है, आप लिख लीजिए चाहे। मानसिक संरचना और सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ब्रेन। इन पे थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, और ये बच्चे के अंदर स्केमा जो होते हैं कुछ होते भी हैं, पहले से मौजूद होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो स्केमा लेके पैदा होता है। अब सेट ऑफ इंफॉर्मेशन कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा। तो एडेप्टेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अब समझिए किराएदार वाली बात क्यों कही थी। मान लीजिए आप बच्चे का एक स्केमा है, स्केमा में एक फोटो लगी हुई है, मान लो कुत्ते की। बच्चे ने कुत्ता देखा हुआ है, तो ये स्केमा है, उसमें डॉग है। अब डॉग पता है, 2 कान 4 पैर, छोटा सा जानवर, एक पूंछ, उसे पता है, ये उसका स्केमा सेट है। ठीक है, अब उसने बिल्ली देख ली, बिल्ली देख ली। ठीक है, अब उसने अपने पेरेंट्स को बोला, देखो पापा कुत्ता। पेरेंट्स ने कहा ये क्या? क्यों बोला उसने कुत्ता? क्योंकि उसका स्केमा सेट है, 2 कान 4 पैर, एक पूंछ, ऐसा सा चलने वाला जानवर स्केमा में कुत्ता है। अब घर वाले उसे समझाएंगे, बेटा कुत्ता नहीं है, बिल्ली है, देख इसमें, उसको अलग बताएंगे, कुछ तो डिफरेंशिएट करेंगे कि भाई देख बिल्ली ऐसी होती है, छोटी होती है, ऐसे रंग की होती है। तो एक हो सकता है कि वो उसी में ही एडजस्ट कर ले, हो सकता है वो उसी में ही एडजस्ट कर ले कि भाई अच्छा ये जो है, वो ये बोल सकता है कि बिल्ली जैसा कुत्ता,
यानी कुछ भी करेगा उसी घर में, नया जो आदमी आएगा उसी घर में रख लेगा। यानी स्केमा बताएगा तो रहेगा कुत्ते वाला स्केमा, उसमें ही चेंज कर लेगा थोड़ा सा, तो हमेशा वो आगे वो देखेगा तो उसे बोलेगा कुत्ता ही, चाहे कुछ चेंज करके बोल दे कि ज्यादा फर वाला कुत्ता, कुछ भी करके बोल सकता है, ऑरेंज कुत्ता, छोटा कुत्ता, कुछ भी बोल सकता है वो। या वो समायोजन कर ले। समायोजन का मतलब एक डॉग का अलग स्केमा बना ले और एक कैट का अलग स्केमा बना ले। तो एसिमिलेशन का मतलब उसी स्केमा में जाके बैठ जाना जो उसका पहले से बना हुआ है, और एकोमोडेशन का मतलब नया स्केमा बना लेना। अब उसके पास इंफॉर्मेशन अलग अलग हो गई कि डॉग और कैट होता है। अब उसने एलिफेंट देख लिया, हो सकता है वापस इसी स्केमा में स्टोर कर ले चेंज करके, नहीं तो एक नया स्केमा बना ले जब घर वाले समझाएं उसे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अनुकूलन के दो पार्ट हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। स्केमा पे डिपेंड करते हैं। एक डायग्राम से बहुत बढ़िया बताता हूं, समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा, ठीक है। इस बच्चे ने, ये जो बच्ची है इसने डॉग देखा था, ठीक है, तो इसका जो स्केमा बना हुआ है वो डॉग का बना हुआ है, ठीक है। अब इसने देखिए बच्चा फिर देख रहा है बिल्ली, इसने बिल्ली को भी क्या कहा, नहीं ये डॉग है, ठीक है। इसका मतलब इसने उसी स्केमा के अकॉर्डिंग उसको देखा और कुछ सोचा और क्या बोल दिया, डॉग है, ठीक है। या उसने अलग, ये देखिए ना और है, तो अगर ये उसी में बोल देगी डॉग है तो एसिमिलेट करा। या उसने अगर बोला कि भाई नहीं ये डॉग नहीं है, ये अलग से सेपरेट कैट है, तो एकोमोडेट करा, यानी अलग स्केमा बनाया। तो बच्चा सीखने में दो ही चीज करेगा, पुराने स्केमा में एडजस्ट करेगा या नया स्केमा बनाएगा। ये मेन बात मुझे आपको बतानी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए स्केमा थ्योरी आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है स्केमा थ्योरी, बहुत आराम से समझाऊंगा, 5-7 मिनट लूंगा आपके समझाने में। देखिए होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक बच्चा है उसने डॉग को देख रखा था, बस डॉग को, ठीक है। तो एक बच्चा है उसने केवल डॉग को देखा हुआ था, यानी कुत्ते को देखा हुआ था, तो उसका एक स्केमा बना हुआ था डॉग का। अब उसने गाय को देखा तो उसका स्केमा जो है वो अलग हो गया। अरे यार ये क्या चीज आ गई, लेकिन वो बोलेगा तो उसे डॉग ही, क्योंकि एक ही स्केमा है बेचारे के पास, क्या है, डॉग का, लेकिन वो डिफरेंशिएट करेगा। तो यहां पर क्या हुआ देखिए, संज्ञानात्मक असंतुलन आ गया, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, संज्ञानात्मक असंतुलन। असंतुलन क्यों आया, बेचारे को तुम कुत्ता जानता था और गाय दिखा दी, असंतुलन आ गया। अब जब असंतुलन आएगा तो आप, उसने क्या करा, उस असंतुलन में अपने दिमाग में एसिमिलेट करा। एसिमिलेट क्या करा, उसने कहा कि यह जो डॉग है यह बड़ा है, इसके सींग हैं, ठीक है, और यह बहुत बड़ा भी है। ये उसने अपना उसमें स्केमा में डाल लिया, ठीक है। अब उसका जो स्केमा था वो चेंज हुआ। मैंने बताया ना जब वो ये इंफॉर्मेशन डाल लेगा तो चेंज होगा। चेंज दो ही तरह से होता है, आपको पता है, या तो वो डॉग वाले स्केमा में डालेगा उस चीज को, या वो काव वाला नया स्केमा बना लेगा, तो एकोमोडेशन हो गया दोस्तों। मैंने बताया था ना एकोमोडेशन हो जाएगा अगर उसने नया बना लिया तो उसने नया बना लिया तो क्या हो गया दोस्तों, एकोमोडेशन हो गया। आपने समझाया नहीं बेटा गाय है ये, तो उसके दो बन गए स्केमा अलग अलग, एकोमोडेट कर लिया, ठीक है। तो अब वो जब दो स्केमा बन गए यहां पर, तो बड़े आराम से वो डॉग और काव को पहचान सकता है बच्चा, क्योंकि दो स्केमा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब संज्ञानात्मक संतुलन आ गया, संज्ञानात्मक संतुलन आ गया उसके अंदर। बात समझ में आ गई, संतुलन क्यों हो गया, दो स्केमा है, दो चीज दिखाई दे रही है, बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर रहा है। अब दिखा दिया आपने हाथी, अब दिखा दिया आपने उसको हाथी, दो स्केमा है, तीसरी चीज नहीं आ गई, तो फिर से क्या होगा, फिर वो एसिमिलेट करेगा। एसिमिलेट का मतलब उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, फिर वही साइकिल चलेगी। तो दोस्तों एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में ये साइकिल चलती रहती है। बच्चा इसी क्रिया से सीखता रहता है, पहले एसिमिलेट करता है, यानी मान लो आप अब किराएदार वाली बात पे आ जाओ। एक नया किराएदार आया, आप सोचो बिजली कम लगेगी, पानी कम लगेगा, उसी रूम में डालने की सोचो उसे, तो एसिमिलेट कर रहे हो।
लेकिन जब आपको कोई समझाएगा नहीं अलग रूम में डालो, 2 किराए मिलेंगे या ऐसे मिलेगा, फायदे बताएगा, तो आप क्या कहोगे, दूसरे वाले में डाल दोगे। तो पहले में तो आपने एसिमिलेट करा, आत्मसातीकरण करा, समझाने के बाद या डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन होने के बाद आपने तुरंत 2 बना दिए, 2 बनाने के बाद आपने एकोमोडेशन करा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो ये हमारा चार्ट है इसका, स्केमा थ्योरी। तो स्केमा थ्योरी बस इतनी है, ऐसे ही वो करता रहता है। तो उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या होता है, इक्विलिब्रेशन में आपको बता चुका हूं, संतुलन, संतुलन बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा वो डिपेंड करता है हमारा एकोमोडेशन हुआ है या एसिमिलेशन हुआ है। देख लेते हैं, इसमें बच्चे का नया स्केमा विकसित करता है या नई स्थिति अनुरूप अपनी पुरानी स्केमा को संशोधित करता है, या तो नया बनाएगा या पुराने में संशोधित करेगा। पियाजे के अनुसार यह स्थिति बच्चे को सीखने और बढ़ने में सक्षम बनाती है, बनाएगी। भाई उसमें एडजस्ट करे तो भी नया बन के आया, रीलोडेड होके 2.0 होके आया है समझ लो, और नया बना लिया तो 2 बन गए। सीखा तो है बच्चे ने, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, इस प्रक्रिया को संतुलन कहा जाता है। मैंने बताया ना, या तो असंतुलन वाली बात होगी, संज्ञानात्मक असंतुलन, या संज्ञानात्मक संतुलन। यह आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता है, इक्विलिब्रेशन। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, जो कि यहां पर देखो इस एरो से था, ये रहा, इन दोनों के बीच में, असंतुलन और संतुलन के बीच में ये एरो जो डला हुआ है, यही है इक्विलिब्रेशन, दोनों के बीच में समायोजन कर रहा है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए संरक्षण, संरक्षण क्या होता है? संरक्षण जो होता है कंजर्वेशन। आपको बचपन में से सिखाया जाता है कि चीजों को कंजर्व करो, बचा के रखो, बचा के रखो। अब देखिए बच्चा कैसे समझता है इस चीज को। ये है 6 से 7 आयु का बच्चा, ठीक है। अब ना आपने सिक्के ले रखे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिक्के हैं। आपने ऊपर वाले सिक्के तो फैला दिए, नीचे वाले सिक्के पास कर दिए। तो जो 6 या 7 साल से नीचे का बच्चा होगा वो इनको ज्यादा बता देगा कि ये वाले ज्यादा हैं, ये वाले कम हैं। और जो 6-7 साल के आसपास का बच्चा होगा वो समझ जाएगा बेवकूफ बना रहे हैं, बराबर हैं ये तो ये होता है कंजर्वेशन। बच्चा किस एज में आके जब आप चीजों को सुव्यवस्थित कर दो या अलग अलग कर दो तो वो पहचान ले कि नहीं पुराने जैसा ही है, तो स्केमा में संशोधन नहीं करने देगा फिर वो, यानी अब वो स्केमा में संशोधन नहीं करने का, थिंकिंग करेगा कि ये गलत बता रहे हो। वो नया स्केमा बनाने वाला नहीं है, तेज हो गया आप बच्चा, कभी स्केमा ही बनवाए जाओ उसके, ठीक है। अब देखिए जैसे ये, ठीक है, आपने 2 ग्लास में पानी डाला, फिर एक उसी पानी को बड़े ग्लास में पलट दिया या पतले में पलट दिया, तो हाइट बढ़ गई, ये वाली हाइट यहां पर है, ये वाली हाइट यहां पर है। तो 6 या 7 साल का बच्चा, 6 to 7 ईयर्स का बच्चा समझ जाएगा बेवकूफ बनाया। इससे छोटा बच्चा रहेगा तो कह देगा इसमें पानी ज्यादा है, सिंपल सी बात है, बोलेगा इसमें पानी ज्यादा है। लेकिन अगर कोई 6-7 साल का बच्चा होगा तो पता लग जाएगा, नया स्केमा विकसित ना करके अपनी थिंकिंग को बढ़ाएगा, लॉजिकली बात करेगा फिर वो थोड़ा सा। 6 या 7 साल का बच्चा देखिए यहां पर, देखिए ये आप वो स्लाइम वगैरह या मड लाते हो जिससे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बना के सिखा, शेप बनाते हो, तो पहले दोनों शेप सेम थी, अगली बार ये वाली चपटी सी कर दी, तो पूछो बताओ कौन सी स्लाइम बड़ी है, कौन सा वो बड़ा है, तो इसको भी बोल सकता है, किसी को बोल देगा कि अलग अलग है, अलग अलग है, वो एक छोटा एक बड़ा है। लेकिन जब बच्चा समझदार हो जाएगा तो ये चीजें नहीं करेगा, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन। यहाँ आ जाओ, देखो ये बेचारी गाय हैं, खाना खा रही हैं, ये इनका खाना रखा हुआ है, एक में तो खाना वहीं रहने दिया, एक में फैला दिया। अब बच्चा ये कहेगा कि ये वाली खाना ज्यादा है, ये कम है। अगर 8-10 साल से छोटा बच्चा होगा, 8-10 साल से ज्यादा बड़ा बच्चा होगा तो कह देगा नहीं नहीं तुमने फैला दिया, खाना सेम है। तो ये दोस्तों ये होता है डेवलपमेंट, ये पियाजे जी ने बहुत अच्छी तरह से अपनी थ्योरी में समझाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक संरचना, जो मैं आपको बता चुका, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, दिमाग में जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स हैं वो सबके अलग अलग होंगे। एक 4 साल के बच्चे का स्ट्रक्चर 10 साल के बच्चे से कैसे सेम हो जाएगा, उसका रीजन आप अब मुझे फटाफट से बता दो। उसका रीजन क्या है दोस्तों? उसका रीजन है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी से भी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ बढ़ोतरी हो रही है, यही तो पियाजे जी ने बोला है। तो देखिए जीन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी। भिन्न भिन्न उम्र में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना में भिन्नता होती है। उदाहरण, संज्ञानात्मक संरचना
यानी कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है वो 10 साल और 4 साल के बच्चे का बिल्कुल अलग होगा। दोस्तों लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा जाता है, यूपी टेट में भी आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक संरचना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ में आ गया। इसको आप कोग्निटिव स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और ये उम्र के साथ अलग अलग होता है। जब तक बच्चा डेवलपमेंट वाली उम्र में जा रहा है, मैच्योरिटी में जा रहा है, तब ये अलग अलग होगा, नोट कर लो कहीं छोटा सा। आगे बढ़ते हैं, मानसिक संक्रिया यानी मेंटल ऑपरेशंस। जो मेंटल ऑपरेशंस है, तो दिमाग से जो आप सोच रहे हो, मानसिक संक्रियाएं वो क्या है? जब बालक के सामने कोई समस्या आती है और वह उसके समाधान हेतु चिंतन करने लगता है, तो वह मानसिक संक्रिया करते हुए समझा जाता है। यानी वो मेंटल ऑपरेशन कब करेगा? जब उसके आगे कोई प्रॉब्लम आएगी। खाना कब खाओगे? जब भूख लगेगी। बच्चा कोई भी चिंतन कब करेगा? जब प्रॉब्लम आएगी। बच्चा एक छोटा सा साइंटिस्ट है, ये मान के चलो, पियाजे जी तो ये मानते हैं बच्चा एक छोटा सा साइंटिस्ट है, और वो चिंतन कब करेगा? प्रॉब्लम दे दो सब कुछ कर देगा, प्रॉब्लम दे दो सब कुछ कर देगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर लिख लेना। बात समझ में आई या नहीं? आगे बढ़ते हैं। स्केमा, और ये मैं आपको बता चुका हूं, इसका आप नोट कर लीजिए, और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मैं आपको सारा समझा चुका हूं, ये आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब उनकी वो आएगी स्टेजेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेजेस भी। तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब स्टेजेस से क्वेश्चन आते हैं, वो देखते हैं किस प्रकार आते हैं। ठीक है, ये एक लास्ट आ गया, विकेंद्रण। विकेंद्रण में दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल लॉलीपॉप का याद रखना, आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। आप 2 लॉलीपॉप लेके आओ, सेम, सब कुछ सेम, छोटे बच्चे को दो, कौन सी चूज करेगा? सोच के देखा कभी? जब साइज भी सेम है, क्योंकि छोटी बड़ी होगी तो सबसे पहले बच्चा बड़ी वाली लेगा, ये जनरल सी साइकोलॉजी है। ठीक है, या बहुत सुंदर सी, कोई रंग अच्छा होगा, एक फीका सा रंग होगा, रंग अच्छे वाली ले लेगा, ये भी एक साइकोलॉजी है। सेम कलर सेम लेके आइए, तो कौन सी लेगा? तो वो जो थिंकिंग है उसे बोलते हैं विकेंद्रण। समझाता हूं अभी कैसे। यह यथार्थ चिंतन से संबंधित है। ठीक है, बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किसी सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार करता है। इस संप्रत्यय का विपरीत आत्मकेंद्रण यानी ईगोसेंट्रिक है। प्रारंभ में बालक आत्मकेंद्रण ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्री ढंग से सोचने लगता है। विकेंद्री का मतलब हो गया डिसेंटरिंग, यानी सेंटर से बाहर। डिसेंटरिंग यानी सेंटर मानो ऐसे, आत्म पहले ईगोइस्टिक होता है बच्चा, फिर बाहर की तरफ चलता है, सोचता है। ठीक है, तो वो हो सकता है अपना कोई उसका फ्लेवर के हिसाब से सोचे, भाई हमें नहीं पता उसकी सोच क्या है। 2 लॉलीपॉप आपने रखी, बच्चा हो सकता है सोचे कि इसका फ्लेवर अच्छा होगा, तो वो ये वाला ले ले। अब फ्लेवर के बारे में सोचे, इसका टेस्ट अच्छा होगा, ये ले ले, ये देर से खत्म होगी, ऐसा चीजें सोचेगा वो उसको लेने में। क्योंकि जब वो उसको चूज कर रहा है, तो अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए, अपनी थ्योरी को सही सिद्ध करने के लिए कुछ तो अपने मन में लॉजिक बैठाएगा वो बच्चा। बात समझ में आ गई आपको या नहीं? तो ये होता है विकेंद्रण, याद रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई, क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा। एक सवाल यूपी टेट में निश्चित है इसका। ठीक है, तो ये है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के चरण या अवस्थाएं। तो पियाजे जी ने 4 चरण दिए। ठीक है, एक 0 to 2 उम्र का दिया, ठीक है, और एक 2 से 7 का दिया, 7 से 12 का दिया, और 12 से आगे का दिया, 15 तक का। इस तरह से चरण दिए हैं उन्होंने। एक एक करके हम उन चरणों के बारे में बात करेंगे। उसमें मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है। मेन ये चरण क्यों दिए गए? उनका मेन फंक्शन क्या था? मैच्योरिटी। बार बार हम वो कहते थे फिजिकल डेवलपमेंट, तो यहां पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात होगी कि बच्चा 0 to 2 मंथ क्या सीखता है। ठीक है, पहले तो 0 to 2 ईयर की बात करेंगे पहले उसमें, फिर 2 to आगे बढ़ेंगे। तो एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदी पेशीय अवस्था। संवेदी, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर का मतलब जब हमारे केवल सेंसेस काम करते हैं। मैं केवल टच करके देख सकता हूं माँ बाप को, मैं आंख से देख सकता हूं, उन्हें महसूस कर सकता हूं, बोल नहीं सकता अभी मैं, ज्यादा अपने आप को यानी खुल के देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता।
अपनी सेंसिस से काम ले रहा है। छोटा बच्चा, यहीं से समझ जाना, सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा छोटा होता है, 0 to 2 ईयर ये चलती है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। सेंसरी मोटर, सेंसिस से याद रखना, सेंसिस का मतलब हो गया स्व के संवेदी पेशी है, जो बच्चा महसूस कर सकता हो। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल, यानी प्राक संक्रियात्मक। ऑपरेशनल का मतलब संक्रियात्मक और प्री का मतलब पहले, ठीक है। अभी बच्चा इतना लॉजिक लगाने नहीं लगा है, तो लॉजिक से पहले की बात कर रहे हैं। ऑपरेशनल का मतलब बच्चा लॉजिकल हो गया है, आप ऐसे याद रखो, बच्चा थोड़ा सा लॉजिकल होता जा रहा है। तो प्री का मतलब लॉजिक लगाने से पहले। तो लॉजिक लगाने से पहले का मतलब 7 साल, 2 से 7 साल में ये उम्र मानता हूं कि इसमें बच्चा लॉजिक नहीं लगाता, रटता है, रट लिया बस, जो भी आया 2 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा रट लो। उसे नहीं पता कि 2 + 2 करके देख लूं, ठीक है। रटने में ज्यादा विश्वास रखता है, लॉजिक में कम। उसके बाद आता है मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त का मतलब तो आपको पता है कॉन्क्रीट, ठोस एकदम, ठीक है। और संक्रियात्मक का मतलब ऑपरेशनल। अब बच्चा ठोस हो गया एकदम, ऑपरेशनल यानी लॉजिकल, लॉजिक्स में आ गया है। कब आएगा? 7 से 12 साल में। प्रश्न पूछेगा बहुत सारे आपसे, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, पहले चंदा को मामा क्यों बताया, ठीक है। ये सारी चीजें पूछेगा। बच्चा जो है कंक्रीट ऑपरेशनल हो गया है, लॉजिकल बात करेगा। उसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक प्रचलनात्मक स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। अब बच्चा जो है समाज के साथ लॉजिकल भी हो गया है और सामाजिकता में भी सोचने लग गया है। तो आपको पता है ये बच्चा कब होगा? 12 साल से प्लस। तो 12 से 15 साल के लगभग ये उम्र हमारी आएगी। एक एक करके इन चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, ये मैंने आपके आगे चार्ट ले आया हूं। सेंसरी मोटर, ये छोटा बच्चा 2 साल का, बर्थ से लेकर 2 ईयर तक का, ये सेंसेस के थ्रू अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू सेंसेस एंड एक्शन। ये बच्चा अपने हाथ पैर चलाना, मम्मी पापा को टच करना, प्यार महसूस करना उनका, इसी चीज के साथ सीखता है बस, ठीक है। ये देखो प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल का बच्चा अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस, थोड़ी थोड़ी भाषा सीखता है और मेंटल इमेजेस, इमेजेस के सहारे, छोटी छोटी इमेजेस बना के उसके सहारे सीखता है। प्री ऑपरेशनल जो मैंने प्राक बताया था, संक्रियात्मक, कंक्रीट मूर्त संक्रियात्मक, ठोस लॉजिक 7 से 12, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू लॉजिक थिंकिंग एंड कैटेगरीज। अब बच्चा समझदार हो गया, बेवकूफ नहीं बना पाओगे बच्चे को तुम, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल एडोलसेंस की तरफ को चल दिया है बच्चा 12 से 15। यहां पर तो बच्चा वैसे ही विद्रोही नेचर का हो जाता है, अब तुम्हारे बस का नहीं रहा वो वाला टाइप। अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग, अपने मन की थिंकिंग, अपने आप को सही मानना, ठीक है। एंड साइंटिफिक रीजनिंग, साइंस के हिसाब से चलना। ये सारी चीजें बच्चा इस उम्र में आके सीखता है। ये बहुत बढ़िया चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से बना लेना और लिख लेना इसको। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये उम्मीद करता हूं आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं अब आगे। अब देखिए क्या हो, अब पहली स्टेज शुरू होगी सेंसरी मोटर वाली, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक या संवेदी पेशी है। इसमें 6 जो हैं फेजेस हैं बच्चे के, छोटे छोटे फेज बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं उसका रीजन लिख लो, लिख लो, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। इसको 6 फेजेस में क्यों बांटा गया? क्योंकि आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया गया होगा कि फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है जब बच्चा 0 to 3 ईयर या 0 to 2 ईयर्स का होता है, बताया था मैंने आपको। तो जब मैच्योरिटी लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर जो है आपका डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से हो रहा होगा। जब मैच्योरिटी बढ़ रही है, बायोलॉजिकली बढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपका जो डेवलपमेंट में वो भी बहुत तेजी से हो रहा होगा। इसलिए 2 वर्षों को 6 स्टेजेस में बांटा है। सोचो कितना ज्यादा होता है, 2 वर्षों को 6 स्टेजेस में। पहली स्टेज सुनिए, एक एक करके सारी याद करा दूंगा, टेंशन ना लेना। पहली स्टेज है प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी। रिफ्लेक्स एक्टिविटी, ठीक है। रिफ्लेक्स का मतलब आपके बस में नहीं है, बस जो भी रिफ्लेक्सेस चल रहे हैं। रिफ्लेक्स को ऐसे जानो, जब बाइक या स्कूटी चला रहे होते हैं, आगे से कुछ चीज एकदम आ जाए, तुरंत हाथ ब्रेक पे जाता है यूं चौक के, उसे बोलते हैं तुम्हारे रिफ्लेक्सेस। बच्चे को भी जब कुछ जानकारी नहीं होती
तो वो केवल रिफ्लेक्सेस दिखाता है, अपने माँ बाप के पास रहना, जैसे चूसना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ भी चीज लो मुंह में चूसने लग जाता है, ये उसके रिफ्लेक्सेस है। आप दुनिया जहान की कोई भी चीज बच्चे को दे दो, उसका रिफ्लेक्स है मुंह में लेके जाएगा। ठीक है, तो पहली उप अवस्था याद रहेगा ना, पहली उप अवस्था में बच्चा 0 to 1 मंथ यानी 30 दिन की होती है, मात्र 1 महीने की होती है। बच्चा ज्यादा ज्यादा इसमें जो भी चीज दोगे चूसेगा, रिफ्लेक्स उसके यही है। तो रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्रिया से याद रखना, चूसना, याद रहा। और 1 महीने की होगी, उसके बाद अब बच्चा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 6 स्टेज बताई है मैंने तुम्हें, पहली सेंसरी मोटर वाली, वो छोटा बच्चा जो बैठा रखा था उसकी 6 स्टेज। दूसरी स्टेज देखो, प्रमुख व्रतीय, व्रतीय का मतलब गोला, व्रत, एक सी बात का रट्टा लगा देना, व्रत, वहीं घूमते रहो, अपनी बात कह दी, हाँ जी ये सही है, घूमते रहो बस, मैं तो यही कहूंगा। तो प्रमुख का मतलब बच्चा खुद अपनी ही बात पे घूमता है, अपनी ही एक्टिविटी दोबारा दोबारा करता है, याद हो गया। प्रमुख का मतलब है बच्चा खुद, और व्रतीय का मतलब गोल गोल यानी एक्टिविटी को दोहराना। तो दूसरी स्टेज में बच्चा अपनी एक्टिविटी दोहराता है, प्रमुख व्रतीय प्रतिक्रिया की अवस्था कहते हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, रिएक्ट करता है बच्चा, लेकिन सर्कुलर वही बात रिएक्ट करता रहेगा जो एक बार मन में आ गई। और प्रमुख का मतलब अपने आप से, जैसे हाथ चलाना, आप बच्चे को देखो हाथ यूं करो यूं ही कर देगा, बार बार यूं करो यूं कर देगा। तो हाथ चलाना, पैर चलाना, ये क्रिया कब आती है बच्चा, जब 1 महीने का ऊपर का हो जाता है, यानी 1 माह से लेकर 4 माह तक दूसरी उप अवस्था, हाथ पैर चलाना, रिफ्लेक्स दिखाना, लेकिन कैसे, व्रतीय, प्रमुख अपने ही करता है, दूसरों को नहीं छेड़ता उसमें। ऐसे नहीं कि तुम्हें छेड़ने लग गया बच्चा, इतना बड़ा हो गया, नहीं, दूसरों को नहीं छेड़ेगा भी, ध्यान रखना। इसमें बच्चा बार बार कुछ क्रियाओं को दोहराता है। ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, प्रमुख व्रतीय तो समझ में आ गया, दूसरी स्टेज है। अब तो अगली तो आप खुद आइडिया लगा लोगे, गौण। प्रमुख के बाद कौन सी आती है, गौण आती है। तो अब की बार सेकेंडरी आएगी, सेकेंडरी में दूसरे आदमी को छेड़ना शुरू करने वाला है बच्चा, अब की बार तेज हो रहा है। तो गौण व्रतीय प्रतिक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, गोल गोल तो छेड़ेगा, यानी बार बार छेड़ेगा, लेकिन किसको, किसी और को, यानी कोई वस्तु हो सकती है, उसका खिलौना हो सकता है। अब आप क्या करते हो, उसे झुंझुने ये टाइप की चीजें लाके दे देते हो, वो उन्हें हिलाता रहता है, आवाज आती है, खुश होता रहता है, क्योंकि वो स्टेज में आ गया। ये तीसरी उप अवस्था है, तीसरी उप अवस्था, इससे सीख रहा है वो। ये मत समझना कि आपने बेवकूफी कर दी, बच्चे के साथ खिलौना दे दिया, नहीं, वो सीख रहा है, डेवलपमेंट उसका हो रहा है। 4 माह से लेकर 8 माह तक इस अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को छूने तथा इधर उधर पलटने लगता है। तो कहीं ना कहीं वस्तुओं की जानकारी ले रहा है, ले तो रहा ही है, स्केमा तो बन ही रहे हैं, कुछ बने हुए थे, कुछ नए बन रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, सीख रहा है वो, नई नई वस्तुओं को पलट रहा है, स्केमा तो बन ही रहे हैं, चाहे एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण हो रहा हो, उसी में भर रहे हो सारे, एक ही घर में भर गए हो बच्चे के सारे चीजें, लेकिन हो रहा है डेवलपमेंट। अब क्या है, तीसरी आने से पहले एक बीच में आ गई, याद रखना, तीसरी नहीं आई, यानी उसने किसी और को नहीं छेड़ा, उससे पहले वो कुछ और हरकतें करने लग गया, मैं बताता हूं क्या, नकल उड़ाने लग गया दूसरे की। ठीक है, किसी और की नकल चढ़ाने लग गया, बच्चे की वो वाली स्टेज आ गई, याद रखना। टर्सरी से पहले, तीसरी से पहले बच्चे की नकल उड़ाने वाली आदत आ जाती है, गौण स्केमेता के समन्वय की अवस्था कहते हैं, स्टेज कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा। ठीक है, इसमें बच्चा दूसरी चीजों को छेड़ता है, दूसरी चीजों को इमिटेट करता है। इमिटेट का मतलब उनकी नकल चढ़ाता है। जैसे बेटा बताओ पापा कैसे करते हैं, तो वो फिर बोलेगा कि पापा ऐसे करते हैं, या पापा कैसे खराटे लेते हैं तो खराटे लेके दिखाएगा, पापा कैसे हंसते हैं तो हंस के दिखाएगा, नकल कर रहा है। तो इस वाली स्टेज में बच्चा पहुंच गया है, ये 8 से 12 माह तक चलती है बच्चे की स्टेज। ठीक है, तो चौथी उप अवस्था है, नकलची बन जाता है बच्चा, माह तक होती है। तो सीख तो रहा है, पापा को इमिटेट कर रहा हूं, मम्मी को इमिटेट कर रहा हूं, सीख रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, स्केमेटा बन रहे हैं। अवस्था में शिशु वयस्कों को अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है, जैसे नाना कैसे हंसते हैं, बड़े पापा कैसे करते हैं आदि, याद रहेगा बच्चों। अब आती है जो हमने पीछे छोड़ दी थी, इसकी अगली, यानी बीच में एक आ गई, गौण के बाद तीसरी आएगी। ठीक है, गौण के बाद पहले एक गौण की 2 आ गई, याद रखिएगा, गौण के बाद गौण की ही आ गई स्केमेता वाली, नकल वाली। तो गौण स्केमेता, इससे आप याद रखना नकल वाली, नकल करता है। अब आएगी तृतीय, तो गौण की 2 हो गई, एक प्राइमरी हुई, गौण की 2 हुई, और अब आ गई तृतीय।
और एक चूसने वाली तो थी रिफ्लेक्स वाली, तो 5 हो गई। पांचवी अवस्था ही है चूसने वाली, प्राइमरी गौण की 2, ठीक है, चूसने वाली प्राइमरी गौण की 2, और अब आई तृतीय पांचवी। याद रखिएगा, याद करा रहा हूं, तृतीय वृत्तीय, तीस यानी वृत्तीय तो अब भी है, एक ही चीज को दोहराना, लेकिन अब टर्सरी है, तीसरी कोई नई चीज आ गई। इसमें क्या होता है, पांचवी अवस्था 12 से 18 माह तक होती है। इसमें प्रत्यनयन त्रुटि के आधार पर सीखता है। इसमें बच्चा देखिए सेकेंडरी में तो दूसरे से सीख रहा था माँ बाप से, तीसरा तृतीय माँ बाप भी नहीं है, अब वो क्या कर रहा है, गलती कर रहा है सीख रहा है, गलती कर रहा है सीख रहा है, बेड पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं चढ़ पाया, फिर कुछ और जुगाड़ लगा रहा है, तो वो सीख रहा है, अपनी ही त्रुटियों से सीखता है बच्चा। तो ये तीसरी स्टेज हो गई, पांचवी उप अवस्था यानी तृतीय हो गई, और उप अवस्था होगी पांचवी, कौन से 18 महीने तक पहुंच गए, एक रह गई 18 से 24 वाली। मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज व अवस्था, मानसिक संयोग, इसको बोलो मेंटल कंटिन्यूएशन द्वारा, मेंटल कंटिन्यूएशन द्वारा, ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, नाम याद कर लो, रटा तो दूंगा ही, नाम तो देखो करना पड़ेगा क्योंकि नाम से आ जाता है। अब इसमें क्या है, आपने देखा होगा बच्चा कोई चीज ले रहा है, मान लो गलत चीज है, आपने क्रीम वगैरह का डब्बी ले लिया, आपकी बहुत जरूरी चीज ले ली, और छोटा बच्चा इससे पहले का 18 माह से पहले का, तो उसके हाथ से छीनो और यूं छू करके और पीछे छुपा लो, देखा है ना, यूं छू करा और पीछे छुपा लिया, वो मान जाता है कि वो चीज गायब हो गई, वो मान जाता है, क्योंकि वो बच्चा जो छोटा होता है वो ये जानता है कि जो आंखों के सामने है वो सच्चाई है, जो आंखों के सामने नहीं है वो कुछ भी सच्चाई नहीं है, कोई परमानेंट मेमोरी स्केमेटा उस चीज की फोटो क्लिक होके उसके पास नहीं पहुंची। जैसे ही वो स्केमेटा कब एक्टिवेट होता है, जब वो चीज सामने आ जाती है। ये 18 महीने से पहले पहले ऐसा होता है, लेकिन 18 महीने के बाद हो जाता है बच्चा समझदार। अब वो ऐसा बेवकूफ नहीं बनेगा जैसा आप बनाना चाह रहे हो कि चीज को छू करके पीछे छुपा दी और कह दी बेटा गई, अब नहीं, अब उसकी परमानेंट मेमोरी बन गई है, वो कहेगा पीछे से निकाल, कहीं से भी निकाल, छुपाई हुई चीज मेरे को दे दे बस मेरी, वो मान जाएगा, उस चीज को मांगेगा, परमानेंट मेमोरी बन गई है। ध्यान रखना, मानसिक संयोग द्वारा, याद रहेगा, परमानेंट, पढ़ लो, यही सब चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आपके समझ में ये चीज आ जाएगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब देखिए इसमें दूसरी वो आ गई, अब वो जो बड़ा बच्चा था कौन सी उम्र वाला आ गया, 2 से 7 वाला, 2 से 7 वाला बच्चा आ गया, जिसे मैंने बोला था प्राक संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, लॉजिक लगाने से पहले, लॉजिक लगाने से पहले रटने वाला बच्चा, समझ गए, 2 to 7। इसकी 2 होती हैं, उसकी 6 थी, इसकी 2 हैं, कम हो गई, देखो 2 से 7 में क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है, अब ये स्टेजेस कम हो जाएंगी। अब क्या है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो धीरे हो रहा है, तो स्टेजेस भी फिजिकल डेवलपमेंट की कम हो गई, ठीक। तो अब समझिए इस चीज को, प्राक संप्रत्यात्मक, प्री कंसेप्चुअल, कंसेप्ट से पहले, कंसेप्ट नहीं लगाएगा, और यहां पर अंतर्दर्शी यानी इंट्यूटिव, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका 2 से लेकर 4 और 4 से लेकर 7 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, एक तो 2 से लेकर 4 और 4 से लेकर 7 वर्ष तक डिवाइड कर दिया इसको। इसमें क्या है, प्री कंसेप्चुअल, कंसेप्ट लगाने से पहले, और इंट्यूटिव पीरियड, ठीक है। अब आगे बढ़िए दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या होता है। प्राक संप्रत्यात्मक में क्या होगा, इसमें क्या है, प्री कंसेप्ट, कंसेप्ट नहीं लगाएगा अभी, अपने 2 से 4 साल का बहुत छोटा बच्चा है, कहाँ कंसेप्ट से सीखेगा, वो भाषा का विकास जो होता है उसमें संकेतों द्वारा होता है, संकेत, पिक्चर सिखाते हो बच्चे को, ABCD कलर, तो लाते बेटा ग्रीन कलर, ये वाला ग्रीन मैच कर दो, वो मैच कर देता, ग्रीन उठा के ग्रीन पे रख देगा, रेड उठा के रेड पे रख देगा, बेटा बनाना उठाओ, बनाना उठा के दे देगा, चार्ट में से सिखाता जाता है, यही सब ये स्टेज है। बालक में संकेत, भाषा, शब्द तेजी से विकसित होते हैं, बालक को खेल खेल में सिखाया जाता है, जिज्ञासु होगा, प्रश्न पूछेगा, 2 का तो नहीं पूछेगा, 4 वाला पूछेगा, ये कन्फर्म है। इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित का भाव आ जाता है, ये तो आपको पता है, 4 साल का बच्चा स्वयं केंद्रित हो जाता है, अहम उसके अंदर बहुत ज्यादा भर जाता है, वो अपना ही भला सोचता है, बस स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है। तो प्री कंसेप्चुअल की बात करें, ठीक है। अब आते हैं इंट्यूटिव में।
इंट्यूटिव अगला था। इंट्यूटिव में क्या होगा, लॉजिकल ज्ञान कम है, रट्टा लगा लो। इंट्यूटिव में क्या है, लॉजिकल ज्ञान तो है नहीं बच्चे में, अभी रट्टा लगा दो, क्योंकि लॉजिक शुरू ही नहीं हुआ, अब शुरू होगा लॉजिक। तो दोस्तों यहां तक तो 4 से 7 तक इंट्यूटिव। तो प्री ऑपरेशनल के भी 2 पार्ट पूरे हो गए, सेंसरी वाले के 6 पार्ट, प्री ऑपरेशनल के 2 और बचे बस। कौन से, मूर्त, कंक्रीट वाला बचा, उसी में एक ही पार्ट है, उसे पढ़ लेते हैं। मूर्त वाले को आ गया मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। सब चीज ठोस है, लॉजिक लगा रहा है बच्चा, इसमें याद रखना, सारी संक्रियात्मक तगड़ी होंगी इसमें। स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल 7 साल से 12 साल, 7 साल से 12 साल लॉजिक लगाने लग जाएगा, ज्यादा पढ़ाने को है ही नहीं, लॉजिकल सोचने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है, चीजों को क्रम में लगा देता है। ठीक है, क्रम में लगा देगा। मान लो आप कोई पजल दे दो तो सॉल्व कर देगा क्रम अनुसार, बहुत असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, सब क्रम में लगा देगा। बच्चा इतना समझदार हो गया। 3 तिया 9 होता है यह भी बता देगा, और 9 को भाग कर दो 3 से तो 3 बता देगा। ऐसा बच्चा 7 से 12 का हो जाता है। यानी उसे ये लॉजिक लगाना आ गया कि इसको पलट के भी, जब 3 तिया 9 हुए तो 3 को भाग करोगे, 9 को भाग करोगे 3 से तो 3 ही आएगा। इतना लॉजिक समझने लग गया है बच्चा, तो थोड़ा सा लॉजिकल हो गया। कंक्रीट का मतलब लॉजिकल। चलिए आखिरी आ जाती है अब इसकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। साइंस को जानता है इसमें, ठीक है ना, और थोड़ा सा हाइपोथेटिकल चलता है, यानी अपने मन से चलना पसंद करता है। ठीक है, क्योंकि उम्र भी ऐसी है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल, फॉर्मल से याद रखना, फॉर्मेलिटी वाला फॉर्मल, 12 से लेकर और आगे 15 तक बोलते हैं कुछ लोग, आगे प्रारंभ होता है। ठीक है, चिंता, यानी चिंतन का मतलब सोच के, चिंतन कर समस्या का समाधान करने लगता है, चिंतन से समस्या का समाधान करने लगता है। इस अवस्था पर शिक्षा के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस अवस्था पर शिक्षा के स्तर, कैसी शिक्षा दे रहे हो इसका भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बच्चे को अच्छे स्कूल में या अच्छा शिक्षक मिल जाए। देखिए, अच्छा शिक्षक मिल जाए तो सारे काम बढ़िया हो जाते हैं बच्चे के। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा होता है बेचारा मैथ में कमजोर होता है, ठीक है, अब वो, उसमें 2 चीजें हो सकती हैं, या तो उसका बचपन से ही इंटरेस्ट मैथ में मर गया हो, शिक्षक अच्छा ना मिला हो, नहीं पढ़ाया हो, मैथ में कमजोर होता चला गया बच्चा। क्या पता आईक्यू लेवल अच्छा हो, लॉजिक अच्छे हो, और मैथ में कमजोर हो, इसका मतलब बच्चे ने गौर नहीं करा या शिक्षक ने सही नहीं पढ़ाया। तो शिक्षक का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इस अवस्था में बालकों को सही दिशा निर्देशन की अवस्था होती है, क्यों आपको पता है हार्मोनल चेंज होता है, भागने को तैयार होते हैं कहीं भी। तो इस प्रकार बच्चों में जो है जरूरी है कि ये सब चीजें हों, कि भाई आपका जो है दिशा निर्देश आपके बहुत अच्छे हों बच्चे में। तो उम्मीद करता हूँ सारी स्टेजेस समझ में आ गई होंगी। पहले वाली की 6 थी, दूसरे वाले में 2 थी, तीसरे और चौथे में नहीं थी। इतनी स्टेज याद करनी है। नाम याद रखना, एग्जाम्पल के साथ, मेरे एग्जाम्पल के साथ नाम याद रख लेना, आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। अब वाइगोस्की जीन पियाजे से प्रभावित थे, लेकिन सैद्धांतिक मतभेद थोड़े बहुत थे उनमें। मतभेद क्या है मैं आपको बताता हूं। संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना पियाजे ने, बिल्कुल मैंने आपको ये पढ़ाया। इन्होंने किसे माना, इन्होंने भाषा को माना। ठीक है, सामाजिक कारक व भाषा, सामाजिक कारक व भाषा, ये तो आपको समझ में आ गया। संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते। जीन पियाजे क्या करते हैं, संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति तथा शिक्षक की भूमिका को महत्व नहीं देते। ये बहुत ज्यादा महत्व नहीं, इनका मतलब है इनके कंपैरिजन में कम। ऐसा मत बोल देना कि शिक्षक को महत्व दिया ही नहीं, इन्होंने महत्व दिया है, लेकिन इन्होंने अति महत्व दिया है। सपोर्ट याद आ गई, पाड़, इसमें तो हर चीज में शिक्षक का रोल है। फिर उसके बाद यहां देख लीजिए, संज्ञानात्मक स्तर को 1 नहीं मानते, वाइगोस्की 1 यानी संज्ञानात्मक स्तर को 1 मानते हैं। जो स्तर है वो 1 है, जीन पियाजे ये 1 नहीं मानते, ये संज्ञानात्मक स्तर अलग अलग मानते हैं। चलिए लास्ट आता है, पियाजे निजी संभाषण, प्राइवेट स्पीच को
अपरिपक्व तथा आत्म केंद्रित मानते हैं। यानी मन में जो बात करता है बच्चा, इनके हिसाब से कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ी है, वो बच्चा नादान है, ये याद रखना। लेकिन ये मानते हैं सीखने का बहुत बढ़िया सोर्स। कौन? वाइगोस्की। वाइगोस्की मानते हैं कि आरंभिक बाल्यावस्था में बच्चा ऐसे ही सीखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर बहुत बढ़िया लगा तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, कमेंट कर देना कैसा लगा, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बहुत बढ़िया तरीके से फैला दीजिए। और दोस्तों प्लीज़ जो भी शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी तैयारी करने वाले दोस्तों में शेयर कर लीजिए। अगली वीडियो बहुत बेहतरीन लेके फिर आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।